नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे जिन किसानों ने देरी से जीरे की फसल लगाई थी, उनकी फसल में इस समय मौसम में परिवर्तन के चलते कई प्रकार के रोगों का प्रकोप हो सकता है। तो आप इन रोगों को पहचान कर किस प्रकार से करें इनका नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर के डॉक्टर ओपी गढ़वाल। बीज मसाला जो फसलें हैं वो राजस्थान के लिहाज से बहुत ही मुख्य फसलें कहलाती हैं और हमारी जलवायु की जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुकूल फसलें मानी गई हैं और किसानों के लिए काफ़ी लाभ का सौदा भी है। परंतु अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा जाए, इसमें जो समस्या आती है विल्ट, जिसको बोलते हैं हम क्यूमिन विल्ट। किसान भाइयों, मौसम परिवर्तन के चलते जीरा की फसल में कई तरह के रोग लगते हैं, जिससे फसल नष्ट हो जाती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किसान समय रहते जीरा की फसल में लगने वाले रोगों की सही पहचान करके रोकथाम के ठोस उपायों को अपनाएं। तो जीरा में लगने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनकी रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं। तो ये विल्ट की जो समस्या है ये शुरुआत की अवस्था से लेकर के और जब इसमें फूल आते हैं तब तक आ सकती है या लेट अवस्था में आ सकती है। किसान भाई, आप जानते होंगे इसके लक्षण ये होते हैं कि जब विल्ट की समस्या होती है तो इसमें क्या पौधा हरा तो रहता है परंतु मुरझान उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो हरे अवस्था में मुरझान होना ही उसका सबसे अच्छा लक्षण है। आजकल ऐसी किस्में आ गई जैसे जीरे की गुजरात जीरा नंबर 4, जिसको GC4 नाम की जो किस्म बोलते हैं, ये काफ़ी हद तक इस जो व्याधि है इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता ये रखती है। तो इस प्रकार की जो किस्में उनका बुआई आप किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा करें। और फिर भी अगर ऐसी समस्या आती है खड़ी फसल में तो उसके लिए मैनकोजेब जो दवा आती है, तकरीबन 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका ड्रेंचिंग करवाएं। इस ड्रेंचिंग की अवस्था से ये जो विल्ट की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। जीरा फसल में लगने वाले रोगों में एक है छाजिया रोग, जिसे चूर्णिल आसिता रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह से फसल में भारी नुकसान होता है। तो क्या है इस रोग के लक्षण और रोकथाम के उपाय, इस बारे में जानते हैं। दूसरी जो समस्या आती है कि इसमें जो पाउडरी मिल्ड्यू छाछा रोग होता है, इसकी भी समस्या बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, छाछा रोग के लिए भी क्या होता है कि जो इसकी पत्तियाँ होती हैं या जो पौधा है उसका तने हैं, उसके ऊपर वाला नीचे वाला जितने सारा सब कुछ जो भाग है उसके ऊपर क्या हल्का हल्का सफ़ेद पाउडर जो चूर्ण के रूप में आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है कि इसमें छाछिया या इसको हम वैज्ञानिक भाषा में पाउडरी मिल्ड्यू नामक दवा से संबोधित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई को काफ़ी नुकसान होता है। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू की अगर आपको ऐसा लगता है कि पाउडरी मिल्ड्यू का इसके ऊपर प्रकोप प्रारंभ हो गया, तो उस अवस्था में किसान भाई रोकथाम के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल करें। सल्फ़र का डस्टिंग करवा सकते हैं। अगर डस्टिंग करवाएं तो करीबन 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फ़र का जो पाउडर आता है, चूर्ण आता है, उसका प्रयोग करें। और नहीं तो दूसरा इसका ऑप्शन ये होता है कि कैराथेन नाम का फंजीसाइड 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से आप उसको घोल करके छिड़काव करवाएं। तो काफ़ी हद तक छाछिया या पाउडरी मिल्ड्यू नामक जो रोग है उससे भी किसान भाई फसल को बचा सकते हैं। बदलते मौसम में झुलसा रोग का प्रकोप अधिक होने की संभावना रहती है। तो किसान इस रोग को कैसे पहचाने और नियंत्रण के लिए कौन से उपायों को अपनाएं, वो इस प्रकार से हैं। तीसरी एक समस्या आती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइट, और इसको सामान्य आम बोलचाल की भाषा में कालिया रोग बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर जैसे ही फसल पकने की अवस्था में आती है तो उस अवस्था में ये कभी भी इसका अटैक हो सकता है। अगर उस समय अगर हल्की बारिश हो गई या बहुत ज़्यादा किसान भाई ने पानी उसमें पिला दिया, तो पानी अधिक पिलाने की वजह से या वातावरण में नमी अधिक हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ये ब्लाइट की जो समस्या आती है ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाती है और फसल को काफ़ी हद तक नुकसान करती है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि जब ब्लाइट की समस्या आए उससे पहले आप एक तो जब 50% दाना बन जाए उसके बाद में उसमें पानी पिलाना बंद कर दें। अगर आप उसके बाद में पानी पिलाएंगे तो चांस बढ़ जाएंगे कि ब्लाइट उसमें अटैक करेगी। और दूसरा आप ये काम करें कि इसमें नियमित रूप से जो फफूंदनाशक दवा है उसमें आप मैनकोजेब का छिड़काव करते रहें और फसल को प्रतिदिन देखभाल करते रहें, अवलोकन करते रहें।
और छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप उसमें पूरे अपने उसमें समावेश करके रखेंगे तो जीरे जैसी फसल बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है और इससे किसान भाई लाभ भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, सड़क के किनारे आप लोगों ने बहुत सी नर्सरियां देखी होंगी जहां पर रंग बिरंगे फूल और कई फलों के पौधे मिलते हैं। ये एक अच्छा व्यवसाय है, आप इसे अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस व्यवसाय की खासियत है कि इसे कम लागत और कम जगह में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पौधों की नर्सरी तैयार करने के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुशवाहा से। नर्सरी में जो फल वाले पौधे तैयार करने से आज हमारे किसान भाई या जो बेरोजगार युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इसका शुरुआत करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी का व्यवसाय, फूलों का व्यवसाय आजकल बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और ये व्यावसायिक तौर पर हमारे किसान भाई लाखों रुपए कमा सकते हैं। नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहां बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर व्यावसायिक नर्सरी में फल, फूल, सब्जी, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। अगर आप नर्सरी का व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो हमारे किसान भाई कुछ प्रमुख बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि जहां नर्सरी आप शुरू करने जा रहे हो वहां पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। स्थान जहां पर आप नर्सरी लगाने वाले हैं वहां पर छाया, थोड़ा बहुत ऐसे पौधे होने चाहिए जिससे छाया हो। इसके साथ साथ जानवरों से बचाव होना चाहिए। फेंसिंग, प्रॉपर फेंसिंग करवाएं, चारों तरफ से तार की कटीली वाड़ लगवाएं, या कुछ ऐसे पौधे का जैसे नींबू हो गया या करौंदा हो गया, इनकी झाड़ का भी आप बाउंड्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जल निकास की समुचित व्यवस्था हो, ऊंचा जमीन होना चाहिए और मिट्टी जो है वो बलुई दोमट होनी चाहिए, भरपूर जीवांश से युक्त होनी चाहिए, जिसकी उर्वरा शक्ति अच्छी हो। ऐसी मिट्टी का चयन करें, ऐसी जगह का चयन करें। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। लेकिन पॉली एवं ग्रीन हाउस के बनने का प्रारंभिक खर्च ही एक बड़ा अवरोध बन जाता है। इसके लिए आप कृषि विभाग से अनुदान ले सकते हैं। और मुख्य रूप से इस बात को देखिए कि जो आप जहाँ पे नर्सरी लगाने जा रहे हैं वहाँ पर आपको किस पौधे का, किस फूल का डिमांड है। यदि आपको लगता है कि गेंदा अच्छा बिक्री होगा तो आप वहाँ पर गेंदे की नर्सरी को बढ़ावा दें, और यदि आपको लगता है ग्लैडुलस, कार्नेशन, एस्टर जैसे सजावटी पौधों की आवश्यकता है तो आप उस तरह की नर्सरी को बढ़ावा दें। तो हम सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जो बेड प्रिपरेशन होता है, यानी कि नर्सरी मैनेजमेंट करें कैसे। ऊंची उठी हुई बेड जो है नर्सरी बनाने के लिए जो मिट्टी है उसको अच्छी तरीके से जुताई करके भुरभुरा बना लें, और इसके बाद उसमें जो भी घास या पत्थर वगैरह हैं, पेड़, वो पुराने उसमें लकड़ी या कुछ इस तरीके के पार्ट हैं, उसको बिल्कुल हटा कर साफ कर दें। क्यारी को जो है 10 से 15 सेंटीमीटर तक, एक क्यारी को लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक ऊंचा रखें, और मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें 2 भाग मिट्टी, 1 भाग बालू और 1 भाग सड़ी गोबर की खाद, इस तरीके का कंपोजिशन आप बनाकर रेडी कर लें उस बेड को बनाने के लिए। इसके साथ ही साथ जहाँ भी बेड बनाने जा रहे हैं उस बेड में शोधन करना उसका बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके शोधन के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक दवा बाजार में मिलती है, जिसका 0.3% घोल बनाकर स्प्रे कर दें, बढ़िया से उसकी ड्रेंचिंग कर दें। तो इससे क्या होगा, किसी जो फफूंदजनक जो बीमारियां होती हैं वो आपके पौधों में नहीं आएंगी, और जो फ्लावर बेड होगी वो आपकी सुरक्षित रहेगी। प्राथमिक बागवानी नर्सरी वो स्थान है जहाँ मूल वृंत तैयार करने के लिए बीजू पौधों की बीज की बुवाई की जाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्यारियां, प्रोट्रे, प्लास्टिक क्रेट्स का प्रयोग किया जाता है। पपीता, अमरूद, नींबू वर्गीय आदि पौधे जिनके बीज छोटे होते हैं उनकी बुवाई प्राथमिक पौधशाला में कर सकते हैं, और बीज अंकुरण के 15 से 20 दिन पश्चात उनको द्वितीयक पौधशाला में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ बीज का जो अंकुरण होता है वो भी लगभग 100% होता है, बहुत कम नुकसान होता है, क्योंकि बीज काफ़ी महंगा होता है। फूलों के जो हमारे बीज होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं,
तो अंकुरण अगर प्रभावित हो गया तो किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है। इसलिए जो ऊंची बेड होती है इससे अंकुरण भी अच्छा होता है और इस तरीके का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना लें और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें, जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। अब एक समस्या आती है कि हम इन पौधों को गमलों में कैसे ले जाएं या गमले का चयन कैसे करें। कि गमले का चयन पौधे के अनुसार किया जाता है। यदि आप बड़ा पौधा, ये पौधे जो होते हैं कई साल के लिए लगते हैं, तो इसकी जड़ें भी, पौधे बड़े हो जाते हैं बाद में और जड़ें का विकास भी ज़्यादा होता है। इसलिए इसमें आपको बड़े साइज़ के पौधे, गमले की आवश्यकता होगी। और कुछ जो होते हैं जैसे कि आपको इंडोर में लगाना है, घर के अंदर लगाना है, तो उसके लिए छोटे साइज़ के गमले होते हैं और जिसमें कि आपको सीजनल आप लगा सकते हैं। सीजन के अनुसार जिस मौसम में जो फूल आपको लगाना है वो आप उसमें लगा दिए और अगली बार उसको फिर से दोबारा उसमें चेंज कर सकते हैं। अनुदान लेना चाहते हैं तो वो संबंधित जिला के जिला उद्यान विभाग में जाकर जिला उद्यान पदाधिकारी से मिलकर अनुदान का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में रबी फसलें जैसे सरसों, मटर, चना, मसूर कटाई योग्य तैयार हो गई हैं और कुछ किसान तो इनकी कटाई के काम में जुट गए हैं। ऐसे में किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिले, इसके लिए फसल की कटाई, गहाई और भंडारण के समय कुछ बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। इसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार। चर्चा करते हैं रबी, दलहनी एवं तिलहनी फसलों की कटाई, भंडारण। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास तिलहनी फसल में तीसी, सरसों प्रमुख रूप से हैं एवं दलहनी फसल में मसूर, चना, खेसारी, मटर मुख्य रूप से आते हैं। फसल की परिपक्वता की पहचान: जब फसल का रंग हल्का हरा भूरा होने लगे और पत्तियां भूरी होकर सूखने लगे तो समझे फसल कटाई योग्य तैयार हो रही है। आमतौर पर फसल की फलियां में दाने पक जाने पर फलियों का रंग भी भूरा हो जाता है। कटाई हमेशा तेज धार वाले औजारों से करना सही रहता है। फिर बात आता है सरसों की परिपक्वता का पहचान का। सरसों में जो सिल्कुआ होते हैं, जो फलियां होती हैं, फलियां लगभग 90% तक मैच्योर हो जाती हैं। 2-4% जो फलियां हैं क्रैकिंग की ओर जाने लगती हैं, सूखने लगती हैं। उस समय हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी सरसों की फसल पककर तैयार है। मजदूर न मिलने पर आप इसकी कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से कर सकते हैं। कटाई करते समय खेत में अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिक नमी होने पर कटाई के दौरान उपज में मिट्टी मिलने की संभावना अधिक रहती है। कटाई के बाद फसल को खेत में 1 या 2 दिन तक सुखाना चाहिए। ये जरूरी है कि कटाई के बाद ही गहाई की जाए, अन्यथा नुकसान की संभावना रहती है। खलिहान ठोस, साफ और चिकना हो, ये अच्छा रहता है। फसल अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इससे दाने निकाल लेने चाहिए। कटी हुई फसल की मैनुअल गहाई, जैसे फसल के बंडलों को कड़क सतह पर पीटकर या फिर बालियों को किसी कड़क सतह पर घिसकर की जा सकती है। इन सभी फसलों के भंडारण की, तो भंडारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन सभी फसलों के दानों को सबसे पहले 10 से 12% नमी तक सुखा लें। अर्थात हम इसको इतना सुखाएं कि दानों में जो नमी की मात्रा है वो 12% या उससे कम रहे। फिर उसके बाद हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है। भंडारण से पहले हमें उसका बैगिंग करना होता है। अब इसमें कुछ सावधानियां होती है, जैसे हम जो बैग का प्रयोग कर रहे हैं उसको सबसे पहले इमिडाक्लोरपीड के 2% के सॉल्यूशन में उसको डुबो लेते हैं, फिर उसको धूप में सुखा देते हैं, जिससे कि जो बैग में जो विभिन्न प्रकार के कीड़े हैं, उनके एग्स हैं, लार्वे हैं, वो मर करके नष्ट हो जाएं। भंडारण के लिए वैसे भंडार गृह का चयन करना चाहिए जहां सीलन न हो और चूहों से अन्न का बचाव किया जा सके। भंडार गृह हवादार हो एवं जरूरत पड़ने पर वायुरोध भी किया जा सके। भंडार से पूर्व पक्का भंडार गृह एवं धातु की कोठियों को साफ सुथरा कर लेना चाहिए एवं कीट मुक्त करने के लिए मेलाथियान 50% का पानी में 1:100 में बने घोल को दीवारों एवं फर्श पर प्रति 100 वर्ग मीटर में
3 लेयर घोल की दर से छिड़काव करना चाहिए। अनाज से भरे बोरे को भंडार गृह में रखने के लिए फर्श से 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बांस या लकड़ी के तख्ते का मंच तैयार करना चाहिए, जो कि दीवार से कम 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। बोरियों के छल्लियों के बीच भी 75 सेंटीमीटर खाली स्थान रखना फायदेमंद होता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला जयपुर ग्राम फतेहपुरा के किसान बलवंत सिंह ने। आप मटर की फसल में लगने वाले कीट और रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो बलवंत सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सबसे पहले कीट की अगर बात करते हैं तो मटर में जो सबसे मुख्य जो कीट है वो है फल छेदक। वो जो फली के अंदर क्या है छेद करता है और जो अंदर का दाना है उसको खा जाता है, जिससे पूरी अंदर की फली खराब हो जाती है और जो मार्केट में बेचने लायक नहीं होती। फली छेदक कीट मटर की फलियों के अंदर घुसकर दानों को खा जाता है, जिससे फसल का उत्पादन तो कम मिलता ही है, साथ ही ऐसी फलियों का बाजार में उचित दाम नहीं मिल पाता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय पर इस कीट की पहचान कर नियंत्रण के उपाय अपनाएं। तो इसके उपाय के लिए किसान भाई क्या करें, क्विनोलफॉस नाम की एक दवा आती है, उसको आप 2 मिलीलीटर प्रति लीटर वाटर के हिसाब से छिड़काव करें तो उससे फल बोरर से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें जो फल छेदक के अलावा जो रस चूसने वाले कीड़े हैं मटर में वो भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे एफिड है। ये पत्तों के नीचे से दिखाई नहीं देंगे, छोटे छोटे होते हैं, रस चूस जाते हैं और इससे क्या है उत्पादन में कमी आती है। तो इसके लिए किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा आती है, इसको 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर के हिसाब से डाल के स्प्रे करें तो इन कीटों से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, मौसम में परिवर्तन के चलते मटर की फसल में छाजिया रोग का प्रकोप होता है। इस रोग में पत्तियों फलियों पर सफेद पाउडर सछा जाता है, जिसके कारण फसल से बहुत कम उत्पादन मिल पाता है। जो पाउडरी मिल्ड्यू, ये क्या एक फफूंद से होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि पत्ते ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, पूरा पाउडर आ जाता है और जो फलियों पे पत्तों पे पूरे सफ़ेदी छा जाती है और पौधा धीरे धीरे पीला होकर मर जाता है। इसके लिए केराथिन नाम की जो दवा आती है उसको इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से डाल के खेत में स्प्रे करेंगे तो मटर की फसल को इस पाउडरी मिल्ड्यू से बचाया जा सकता है। केराथिन के अलावा किसान भाइयों जो सल्फर पाउडर आता है वो भी इसमें काफ़ी लाभदायक होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आज पूरा विश्व मना रहा विश्व वानिकी दिवस। मुर्गियों के अच्छे विकास के लिए कैसे करें इनका आहार प्रबंधन।
हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।